गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी इसमें मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, फिर ज्वालामुखी के बारे में और फिर भूकंप के बारे में आपको बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो में मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में समझेंगे। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यानी पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी पर शैलों के या चट्टानों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। फिर है नदी के कार्य। ठीक है, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदियों के जल से जलप्रपातों, विसर्पों, चाप झीलों, मैदानों तथा डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि इसमें बताया गया, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। जैसे कि ये पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग से ये नदियाँ मैदानी भागों में आती है। कहाँ आती है? मैदानी भागों में आती है। तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती। तो जैसे ये यहाँ से आएगी, जैसे ढलान से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो मतलब ऐसे आती, तो फिर ये झरने बनते हैं। झरनों से यहाँ जो कठोर से मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो नदियों के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। उन सब में से सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू होता है। विसर्प लूप के सहारे निकट आते जाते हैं। लूप के सहारे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ विसर्प जो होते हैं वह कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। इस झील को हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, यानी अपने तट से बाहर की ओर आती है तो क्या आने लग जाती है? बाढ़ आने जाती है। यानी वो पूरी नदी भर जाती है और बाहर की तरफ पानी आता है तो बाढ़ आने लग जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। यानी बाढ़ आएगी तो बारीक बारीक मिट्टी एकत्रित हो जाएगी। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवसाद कहते हैं। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है। समुद्र तक ये नदियाँ पहुँचते पहुँचते उनका प्रवाह बहुत ही धीमी गति से होता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे ये नदी चल रही है, समुद्र तक
ये नदी चल रही समुद्र तक पहुँचते पहुँचते इनका प्रभाव धीरे हो जाता है और ये छोटी छोटी अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे भागों में वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वितरिका। जैसे कि ये चित्र में बताया गया कि ये मुख्य नदी है, ये नदी समुद्र तक पहुँचती है तो इसका प्रभाव धीमा हो जाता है और अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? वितरिका कहती है। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों से संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। फिर है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, यानी समुद्री तरंगे जो होगी लगातार किससे टकराएगी? चट्टानों से टकराएगी, जिससे दरार विकसित होती है। ये चट्टानें इससे अगर टकराएगी तो इसमें दरार पड़ने लग जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है, यानी जैसे जैसे ज़्यादा टकराव होगा तो जैसे जैसे ये बड़ी और दरारें चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल एक छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है, यानी लगातार अपर्दन होगा तो उसकी छत भी टूटने लग जाती है और दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं, यानी समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा लेते हैं और समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। फिर है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। कैसी नदियाँ होती हैं? बर्फ की नदी होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद जो गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ पिघलेगी तो वो क्या होगा? वहाँ पे खड्डे हो जाएंगे, उसमें जल बढ़ता रहेगा और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। फिर है पवन का कार्य। तो पवन का क्या कार्य है? यानी हवा अपने साथ रेत को उड़ाती है, फिर रेत उड़कर आगे एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार में या छतरी के आकार में सैल देखते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसे सैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन जैसे कि हवा का प्रभाव रुक जाएगा तो रेत भी उसके साथ उड़नी बंद हो जाएगी और ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोहस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहस। चीन में विशाल लोहस निक्षेप पाए जाते हैं, यानी चीन में विशाल लोहस पाए जाते हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया कि ये रेगिस्तानी इलाका है,
यहाँ से हवा के साथ ही मिट्टी क्या होगी, उड़ेगी। मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है। जैसे ही पवन का बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है। क्या बना देती है, छोटी पहाड़ी। इनको हम बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हो रहा है और बचे हुए क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।